हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मिशन वन में चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी बीएड फर्स्ट ईयर के केयू के यूनिवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए यूनिट 1 का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लाया है, जो कि उम्मीद करेंगे कि आज के एग्ज़ाम में ये वाला प्रश्न आ जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आइए, ये 16 नंबर का प्रश्न है, जो कि हम लोग ये समझेंगे कि ये क्वेश्चन पूरा का पूरा आप लोग का 16 नंबर आ जाए। यूनिट 1 का क्वेश्चन है, तो यूनिट 1 का ये लगा के 2 क्वेश्चन हो गया आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन, और यूनिट 2 का भी 2 क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। तो आप लोग का लगभग 40 का 40 नंबर उड़ जाएगा। इसके बाद आप लोग का महामैराथन क्लास आएगा, उसके बाद आप लोग का कंप्लीट जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। लिंग के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ जेंडर। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक आपको किसी बुक और किसी टॉपिक और कोई भी यूट्यूब चैनल के द्वारा ये टॉपिक को बहुत अच्छे ढंग से बताया नहीं गया है, लेकिन हम इस टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे ढंग से और गहन अध्ययन करके इस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं। और ये 16 नंबर का टॉपिक है, और जिसमें हम लोग पूरा का पूरा प्रयास करेंगे कि लिंग के दार्शनिक और समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही अपने आप में महान टॉपिक है। तो इसको बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोग पढ़ के जाइएगा और इसका पॉइंट को ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि कॉपी में बार बार लिखिएगा इसका पॉइंट को, तो याद हो जाएगा। और इसका जो सिद्धांत वाला पॉइंट है उसको तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो लिंग के दार्शनिक तथा समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। और आप लोग को कंटेंट अच्छा लग रहा है तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा एक। ठीक है, यानी कि फिलोसफिकल और सोशोलॉजिकल, इसको पहले समझते हैं। दार्शनिक तथा समाजशास्त्रीय सिद्धांत, यानी कि दार्शनिक का मतलब, दार्शनिक जो होते हैं वो समाज में लिंगीय पक्षपात जो उत्पन्न होता है उसके प्रति क्या सोचता है, उनकी क्या पहचान होती है लैंगिकता में, और समाजशास्त्री जो है उनकी किस रूप में देखता है। तो यहाँ पे दार्शनिक और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण क्या है लैंगिक पक्षपात में, इस टॉपिक पे आज हम लोग को बात करना है। एक्सप्लेन द फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ जेंडर, यानी कि ये जेंडर के प्रति फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल थ्योरीज का क्या सिद्धांत है या क्या सोचते हैं लिंग पक्षपात के प्रति। चलिए, सबसे पहले हम लोग इसका रूपरेखा तैयार करते हैं। रूपरेखा में यदि बात करें तो सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना बनाए हैं। लिंग के दार्शनिक सिद्धांत, लिंग के समाजशास्त्रीय सिद्धांत और निष्कर्ष, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ था कि लिंग के दार्शनिक सिद्धांत क्या क्या है और लिंग के समाजशास्त्रीय सिद्धांत क्या है, और लास्ट में हम लोग निष्कर्ष को देखेंगे। आइए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रस्तावना को। प्रस्तावना में हम लोग देखते हैं कि देश में लिंगीय परिप्रेक्ष्य में कई सारी विचारधाराएं पनप रही है। देश में अगर लिंगीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो कई सारी विचारधाराएं पनप रही है, जो कि समाज के द्वारा रूढ़िवादिता विचार है ना, इस तरह की कई सारी जो है सामाजिक कुप्रथाएं जो है हमारे देश में समाज के द्वारा उत्पन्न होती है, जिसमें लिंगीय परिप्रेक्ष्य को समझने की कोशिश की जा रही है। जहाँ लैंगिक परिप्रेक्ष्य को समझने की कोशिश की जा रही है कि इस तरह की धाराएं की क्या पहचान है, इस तरह की धाराएं क्यों उत्पन्न हो रही है। जहां इसमें दार्शनिक तथा समाजशास्त्रियों के विभिन्न सिद्धांतों की मदद से लिंग को समझने की कोशिश की जा रही है। जहां दार्शनिक यानी फिलोसफिकल एंड समाजशास्त्रीय यानी सोशोलॉजिकल के विभिन्न सिद्धांतों की मदद से, इन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं उनकी मदद से लिंग को समझने की कोशिश की जा रही है। जहाँ इसमें लिंग की पहचान, उनकी प्रकृति, उनके बारे में प्रश्न पूछना, जो कि दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। यदि लिंग की पहचान क्या है, उनकी प्रकृति क्या है, उनके बारे में प्रश्न पूछना, ये सभी आपका फिलोसफिकल एस्पेक्ट में आता है, यानी कि फिलोसफिकल यानी दार्शनिक एस्पेक्ट्स यानी दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में आता है। जबकि वहीं देखा जाए तो वहीं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में समाज में लिंग की क्या भूमिका है, शक्ति संबंध और असमानता पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी कि दार्शनिक परिप्रेक्ष्य जो होता है वो लिंग की पहचान करता है, लिंग के बारे में प्रश्न पूछता है और उनकी प्रकृति को देखता है दार्शनिक, और लिंग की क्या भूमिका है, शक्ति संबंध और असमानताओं पर ध्यान केंद्रित करता है समाजशास्त्रीय। तो दोनों का सहयोग होता है लिंग के जो है इस पक्षपात में। दार्शनिक और समाजशास्त्रीय का क्या दृष्टिकोण है, ये हम लोग का टॉपिक है। अतः दार्शनिक तथा समाजशास्त्रीय ने लिंग पहचान में दृष्टिकोण दी है, यानी कि दार्शनिक तथा समाजशास्त्रियों ने लिंग की क्या पहचान है समाज में, इस पे इन्होंने दृष्टि दी है, इन्होंने अपना योगदान दिया है, इन्होंने अपना दृष्टिकोण दी है। यही हम लोग का टॉपिक था और इससे संबंधित हम प्रस्तावना बना दी है, इंट्रोडक्शन दे दिए। ठीक, अब हम लोग इसमें देखते हैं लिंग के दार्शनिक सिद्धांत। तो देखिए, इस तरह से लिंग के दार्शनिक सिद्धांत, द फिलोसफिकल
थ्योरीज ऑफ जेंडर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। लिंग के दार्शनिक सिद्धांत, द फिलोसफिकल थ्योरीज ऑफ जेंडर। तो लिंग के दार्शनिक सिद्धांत कौन कौन है, तो यहाँ पे 8 गो जो है 8 हम दार्शनिक सिद्धांत दिए हैं जो आपको याद रखना है, और इसका स्क्रीनशॉट आप रख लीजिए। पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, लिंग के दार्शनिक सिद्धांत। इस तरह से आप लोग डायग्राम बनाइएगा कॉपी में, और इसका दार्शनिक सिद्धांत को याद कर लीजिए। एक एक करके इसको देखते हैं। लिंग के दार्शनिक सिद्धांत में अगर देखा जाए तो पहला नंबर में है पुरुष और स्त्री के बीच असमान संबंध। दूसरा में है लिंग स्त्रीकरण को समाप्त करना, लिंग स्त्रीकरण को समाप्त करना। महिलाएं अधीन है, उसके बाद है परिवार और धार्मिक, ठीक है, 4 नंबर में। 5 नंबर में है आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था। 6 नंबर में है सामाजिक भेद में पुरुषों का प्रभुत्व। 7 नंबर में है पुरुष प्रधानता महिला, और 8 में है पितृसत्तात्मक समाज। यानी इस तरह से हम लोग 8 जो है दार्शनिक सिद्धांत देखिए कौन कौन। 1 नंबर में पुरुष और स्त्री बीच असमान संबंध। दूसरा में लिंग स्त्रीकरण को समाप्त करना। तीसरा में है महिला अधीन है। चौथा में है परिवार और धार्मिक। 5 नंबर में है आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था। 6 नंबर में है सामाजिक भेद और में पुरुषों का प्रभुत्व, और 7 में है पुरुष प्रधान महिला, और 8 में है पितृसत्तात्मक समाज। इस तरह से लिंग के दार्शनिक सिद्धांत हैं जो लिंग के परिप्रेक्ष्य में बात की है। तो आइए एक एक करके सिद्धांत को देखते हैं, ठीक है। चलिए, इसका पहला नंबर में है पुरुष और स्त्री के बीच असमान संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वोमेन आर अनइक्वल। इसका इंग्लिश भी आप लोग याद करते हुए चलिएगा, रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वोमेन आर अनइक्वल। मतलब यह कहा गया है कि पुरुष और स्त्री के बीच असमान संबंध। वैदिक सभ्यता में महिलाओं में असमान नहीं देखी जाती थी। पहले ज़माने में वैदिक सभ्यताओं में महिलाओं में असमानता नहीं देखी जाती थी, जहां महिलाओं को पुरुषों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, स्त्रियों को लिंग पहचान के आधार पर भेदभाव किया गया। जहां स्त्रियों को लिंग के पहचान के आधार पर समाज जो है उनके साथ भेदभाव करते गया। समाज जो है के ऊपर में कई सारी रूढ़िवादिता विचार हुआ, जिस कारण से महिलाओं के साथ जो है अपमानजनक और उनका अधिकार को छीन के उनके साथ भेदभाव किया गया। चाहे वो घरेलू कार्य हो, चाहे वो समाज की रूढ़िवादिता विचार हो, आदि ने स्त्रियों के साथ भेदभाव किया। आदि जो है ये सभी कुप्रथाएं जो है स्त्रियों के साथ संबंध के साथ जो है भेदभाव किए। इस तरह से दार्शनिक दृष्टिकोण का ये पहला सिद्धांत है, जिन्होंने दार्शनिक ने अपना दृष्टिकोण दिया कि पुरुष और स्त्री के बीच असमान संबंध है। दूसरा नंबर दृष्टिकोण क्या है? दूसरा नंबर दृष्टिकोण के दार्शनिक सिद्धांत के दृष्टिकोण है कि लिंग स्त्रीकरण को समाप्त करना, इलिमिनेटिंग जेंडर स्ट्रेफिकेशन। समाज में महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानता को कम करना, यानी समाज में महिलाओं और पुरुषों के बीच जो असमानता है उसको कम करना, ठीक है। और एक ऐसा समाज बनाना जहां लोगों को समान अधिकार, अवसर और सम्मान प्राप्त हो। और एक ऐसा समाज बनाना है जहां लिंगों को समान मिले, अधिकार मिले, अवसर मिले और उसको सम्मान प्राप्त हो। इसके लिए शिक्षा, सामाजिक बदलाव की आवश्यकता होती है। इसके लिए समाज, शिक्षा, कानून व्यवस्था समाज में बदलाव ला सकती है। तो यहाँ पे हम लोग ये देखिए कि लिंग स्त्रीकरण को समाप्त करना, यानी कि समाज में महिलाओं और पुरुषों के बीच जो भेदभाव है उनको समाप्त करना। इस तरह से एक नए समाज का निर्माण करना जिसमें लिंगों का सम्मान मिले, महिलाओं को सम्मान मिले, उन्हें अवसर दे और उनको सम्मान मिलके उनको जो है क्या करें, उनका अधिकार दें। तो ये शिक्षा के द्वारा हो सकता है, कानून के द्वारा हो सकता है, और सामाजिक बदलाव की आवश्यकता होती है। तो ये दूसरा दृष्टिकोण था। तीसरा दृष्टिकोण देखें दार्शनिक सिद्धांत के, कि दार्शनिक सिद्धांत ने तीसरा दृष्टिकोण ये दिया कि महिलाएं अधीन है, यानी कि वोमेन आर सबऑर्डिनेटेड। महिलाएं अधीन होती है, महिलाएं जो पुरुषों के अधीन होती है, यानी कि पुरुष जो कार्य करने बोलेगा महिलाएं वही काम करेगी। तो महिलाएं जो होती है पुरुषों के अधीन होती है। ये जो है दृष्टिकोण दिया इन्होंने। इनका कहना यह था, इनका तात्पर्य यह था कि महिलाएं अधीन है, जैसे पुरुष जो कार्य करने को कहेंगे महिलाएं वही कार्य करेगी। इसी को महिलाएं अधीन कहते हैं या कहा जाता है। इसी को हम लोग महिला अधीन कहा जाता है, जिसमें पुरुष जो कार्य करने को कहेंगे महिलाएं वही काम करेगी। तो इसी को हम लोग कहते हैं महिलाएं अधीन है, वोमेन आर सबऑर्डिनेटेड। अगर हम लोग चौथा दार्शनिक दृष्टिकोण देखा जाए तो चौथा दार्शनिक दृष्टिकोण का सिद्धांत है परिवार और धार्मिक, फैमिली एंड रिलीजन। फैमिली और रिलीजन का क्या महत्व है? जहाँ परिवार में ये देखा जाता है कि
पितृ की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार है। और धार्मिक रूप में ये देखा जाए तो संत महात्मा गुरु में भी पुरुषों में प्रधानता है। यानी कि ये देखा जाता है कि परिवार में भी पुरुषों की प्रधानता है, परिवार में भी लड़कों की प्रधानता है, जहाँ महिलाओं को शिक्षा से दूर रखा जाता है। पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है, स्त्री का अधिकार नहीं होता है। तो इस तरह की जो है पारिवारिक हो या फिर धार्मिक रूप से हो, जहाँ पे संत महात्माओं में भी देखते हैं तो पुरुषों की ही अधिकता ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी हम लोग पुरुषों का ही वर्चस्व से देखते हैं। तो यहाँ पे परिवार और धार्मिक रूप में भी ये देखा जाता है कि लिंग विभेद हो रहा है। तो इस तरह से चौथा दृष्टिकोण दिया। पांचवा दृष्टिकोण क्या है? आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था। आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था देखें, इकोनॉमी पॉलिटिकल सिस्टम, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था। आज भी देखा जाए तो आर्थिक व्यवस्था हो या राजनीतिक व्यवस्था, जहां पुरुषों की प्रधानता अधिक है, अभी भी वो यहाँ बदलाव नहीं हुआ है। आज भी देखा जाता है कि आर्थिक व्यवस्था हो, यानी कि आर्थिक यानी धन के मामले में हो या फिर राजनीतिक व्यवस्था के मामले में क्यों ना हो, पुरुषों की प्रधानता अधिक होती है। हमारे देश में भी देखा जाए तो आर्थिक में पुरुष ही है और राजनीतिक में भी पुरुषों की प्रधानता अधिक है, अभी भी यहाँ बदलाव नहीं हुआ है। तो इस तरह का जो है दृष्टिकोण पांचवा दृष्टिकोण है। 6 नंबर में है सामाजिक भेद में पुरुष का प्रभुत्व। ठीक है, सामाजिक भेद में पुरुष का प्रभुत्व, मेल डोमिनेंस इन सोशल डिस्टिनेशन। समाज में महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक शक्ति और विशेष अधिकार प्राप्त है। समाज में अगर देखा जाए तो महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक शक्ति मिला है, उनको अधिक अधिकार मिला है, जहाँ विशेष अधिकार उनको विशेष रूप से दिया गया है, किसको? पुरुषों को। तो समाज में महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक शक्ति और विशेष अधिकार प्राप्त हुआ है। तो ये 6 नंबर दृष्टिकोण था। 7वां नंबर दृष्टिकोण है पुरुष प्रधानता महिला, मेल डोमिनेटेड फीमेल। ठीक है, तो पुरुष प्रधानता महिला में अक्सर देखा जाता है कि पुरुषों को प्रधान व्यवस्था में सामाजिक और शक्ति संबंधों का अधिकार होता है। पुरुषों के द्वारा महिलाओं पर प्रभुत्व पर नियंत्रण किया जाता है। यानी ये दिखाता है कि पुरुषों को प्रधान व्यवस्था में सामाजिक और शक्ति संबंधी संबंधों का आधार होता है। पुरुषों के द्वारा महिलाओं के प्रभुत्व और उनका नियंत्रण किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग 7 पॉइंट देख लिए और 8वां पॉइंट और अंतिम पॉइंट है दार्शनिक दृष्टिकोण के कि पितृसत्तात्मक समाज, पैट्रिकल और सोसाइटी। तो पैट्रियार्कियल सोसाइटी में देखते हैं कि पितृसत्तात्मक समाज जहाँ एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पुरुषों को महिलाओं की तुलना में अधिक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक शक्ति प्रदान करती है। जहाँ ये देखता है कि पितृसत्तात्मक समाज जो होती है, जिसमें सामाजिक व्यवस्था ये है कि पुरुषों को महिलाओं की तुलना में सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक शक्ति अधिक प्रदान की जाती है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए लिंग के दार्शनिक सिद्धांत क्या क्या है, यानी कि फिलोसफिकल थ्योरीज ऑफ जेंडर। तो लिंग के दार्शनिक सिद्धांत हम लोग 8 देखें। दार्शनिक सिद्धांत, जहाँ दार्शनिक सिद्धांतों ने किस तरह से लिंग की पहचान करते हुए उनके बारे में बताया। लगभग 8 सिद्धांत देखें। आठों सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है लिंग के समाजशास्त्रीय सिद्धांत। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है, इसलिए इसको याद रखिएगा। लिंग के समाजशास्त्रीय सिद्धांत, सोशोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ जेंडर। ठीक है, तो लिंग के समाजशास्त्रीय सिद्धांत क्या है? समाजशास्त्रीय सिद्धांत का मतलब हुआ समाज में किस तरह से लिंग के प्रति व्यवहार होता है, इसी को हम लोग समाजशास्त्रीय सिद्धांत कहते हैं। तो लिंग के समाजशास्त्रीय सिद्धांत लगभग 7 बता है। 1 नंबर में है पुरुष और स्त्री की श्रेणियाँ। दूसरा में है पितृ प्रधानता को हटाना है। 3 नंबर में सामाजिक व्यवस्था में लिंग परिवर्तन। 4 में है पुरुष और स्त्री को क्षमता के अनुसार अधिकार। 5 में है समाजीय समूह और मीडिया की भूमिका। फिर 6 में है गैर सरकारी संगठन का योगदान। ठीक है, और 7 में है लैंगिक पहचान की इच्छा। तो इस तरह से आप लोग जो है 7 हम पॉइंट बताए हैं। सातों का सातों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट को फिर से हम रिपीट कर देते हैं। लिंग के समाजशास्त्रीय सिद्धांत, पुरुष और स्त्री की श्रेणियाँ, पितृ प्रधान को हटाना, सामाजिक व्यवस्था में लिंग परिवर्तन, पुरुष और स्त्री को क्षमता के अनुसार अधिकार, समाजीय समूह और मीडिया की भूमिका, गैर सरकारी संगठन का योगदान और लैंगिक पहचान की इच्छा। तो इस तरह से लिंग के समाजशास्त्रीय सिद्धांत 7 है और आपको इसका सातों का सातों पॉइंट याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप लोग याद करते रहिएगा, बार बार देखते रहिएगा इसको। ठीक है,
चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है पुरुष और स्त्री की श्रेणियाँ। जहाँ समाज पुरुषों और स्त्रियों को उनके श्रेणियों के आधार पर बांटती है, जहाँ समाज जो है पुरुष और स्त्रियों को उनके श्रेणियों की कैटेगरीज के आधार पर बांटती है, जिससे उनके कामों का जो आदि के आधार पर विभाजित करती है, जहाँ उनको कामकाज के आधार पर, रहन सहन के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर, खान पान के आधार पर, इन सभी आधार पर समाज जो है पुरुषों और स्त्रियों को अलग अलग बांटने का कार्य करती है। तो पुरुष और स्त्री की श्रेणियाँ पहला हो गया। दूसरा देखते हैं पितृ प्रधान को हटाना। पितृ प्रधान को हटाना दूसरा दृष्टिकोण है समाजशास्त्रीय का, जहाँ की समाज की यह मान्यताएं थी कि पितृ पर संपत्ति का अधिकार पुत्र पर होता है और पुरुषों की प्रधानता को हटाना है। यानी कि जहाँ समाज का ये मान्यता था कि पितृ की जो संपत्ति होती है, यानी पिता का जो संपत्ति होता है, उन पर पुत्र का ही अधिकार होता है। तो इस तरह की जो पुरुषों की प्रधानता है उनको क्या करना है, हटाना है, इनको एलिमिनेट करना है, ताकि महिलाओं का सम्मान और प्रधानता मिल सके। जहाँ महिलाओं को भी सम्मान मिल सके और उनको भी प्रधानता मिल सके, उनको भी पिता की संपत्ति का अधिकार मिल सके। तो पितृ प्रधान को हटाना है। तीसरा है समाजशास्त्रीय सामाजिक व्यवस्था में लिंग परिवर्तन। तो समाजशास्त्रीय का तीसरा दृष्टिकोण है कि सामाजिक व्यवस्था में लिंग परिवर्तन करना है। यानी कि समाज में पनप रही लिंगीय विभेद के कारण पुरुष तथा स्त्रियों में भेदभाव किया जाता है। समाज में पनप रहे लिंगीय विभेद के कारण पुरुष और स्त्रियों में भेदभाव किया जाता है, जिससे सामाजिक व्यवस्था में लिंगीय परिवर्तन के सोच को बदलता है। जहाँ सामाजिक व्यवस्था में लिंगीय परिवर्तन के सोच को क्या करता है, बदलता है, यानी कि समाज जो है लिंगीय परिवर्तन की सोच को बदल सकता है। चौथा नंबर अगर दृष्टिकोण देखा जाए तो पुरुष और स्त्री का क्षमता के अनुसार अधिकार। सभी व्यक्तियों का अलग अलग क्षमता होता है, चाहे वो पुरुष हो या अधिक महिलाएं हो, उनका क्षमता के अनुसार उनको अधिकार मिलना चाहिए। पुरुष हो या स्त्री, उनकी अपनी अपनी क्षमता होती है, जिससे उनकी क्षमता के अनुसार उनको अधिकार तथा सम्मान दिया जाता है। पुरुष हो या स्त्री, उनकी अपनी अपनी क्षमता होती है, जिससे उनकी क्षमता के अनुसार उनको अधिकार दिया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। तो पुरुष और स्त्री का क्षमता के अनुसार अधिकार देना। 5 नंबर में देखते हैं समाजीय समूह और मीडिया की भूमिका। समाजीय समूह को मतलब सोशल ग्रुप। कई सारी समाजीय समूह सोशल ग्रुप होती है, जहाँ महिलाओं के उत्थान की बात करती है। कई सारे समाजीय ग्रुप होता है, यानी कि सोशल ग्रुप होते हैं, ठीक है, जो महिलाओं के उत्थान की बात करता है, जो महिलाओं के अधिकार की बात करता है, जो महिलाओं को उनका सम्मान देता है, महिलाओं को उनका अधिकार देता है। जहाँ मीडिया के द्वारा महिलाओं के साथ हो रही अमानवीय व्यवहारों का उजागर करती है। जहाँ मीडिया जो होती है वो महिलाओं के साथ हो रही अमानवीय व्यवहार, उनका अधिकार छीना जाता है, उनको सम्मान नहीं दिया जाता है, उनके साथ छेड़छाड़ी की जाती है, इस तरह अमानवीय व्यवहारों को उजागर करने का प्रयास करती है और उन्हें न्याय देती है मीडिया। तो यहाँ पे हम लोग देखिए समाजशास्त्री और मीडिया की भूमिका में समाजशास्त्रीय यानी कि समाजीय समूह और मीडिया की भूमिका में समाजशास्त्रीय का दृष्टिकोण है। अगला 6 नंबर में देखते हैं गैर सरकारी संगठन का योगदान, यानी एनजीओ का योगदान। कई सारे एनजीओ गैर सरकारी संगठन ऐसे होते हैं जो महिलाओं का उनका समान वेतन देने का कार्य करती है, उनको समाज में सम्मान देती है और जिससे उनका योगदान मिलता है। कई सारे एनजीओ ऐसे होते हैं जो महिलाओं को उनका वेतन देता है, समान वेतन देता है, यानी महिलाओं के साथ उनका जो जिनका कार्य करने के अनुसार उनका जो वेतन बनता है उनको वो देता है और समाज में उनको सम्मान देता है, उनका योगदान देता है। कई सारे ऐसे गैर सरकारी संगठन चलते हैं जिनके द्वारा महिलाओं को उनका सम्मान देता है और उनके अधिकार की बात करता है। तो 6 पॉइंट देखिए। अगला 7 पॉइंट है और जो कि लास्ट पॉइंट है समाजीय शास्त्रीय दृष्टिकोण का। लैंगिक पहचान की इच्छा। लैंगिक पहचान की इच्छा से तात्पर्य यह है कि समाज लैंगिक पहचान के द्वारा लड़का तथा लड़कियों की भेदभाव को ख़त्म करती है, उनके साथ लैंगिकता पहचान ना हो जिससे पुरुष और स्त्रियों में भेदभाव हो। यानी लैंगिक पहचान की इच्छा ये मतलब ये हुआ कि लैंगिक पहचान के द्वारा लड़का या लड़की के भेदभाव को हम क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं, उनके साथ लैंगिकता पहचान ना हो, इसके लिए हम पुरुष और स्त्रियों के भेदभाव हो, इसके लिए हम उसको ख़त्म करते हैं। तो इस तरह से हम लोग 7 पॉइंट को देखें जहाँ लिंग के आधार पर दार्शनिक तथा समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण क्या था, इस टॉपिक पे आज हम लोग बात किए और लास्ट में हम इसका निष्कर्ष को देखते हैं। कंक्लूजन ये है, अतः उपयुक्त बातों से स्पष्ट होता है कि समाज में लैंगिक विभेद की पहचान करके
उन्हें कैसे दूर किया जाए, दार्शनिक तथा समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर किया जाता है। जहाँ दार्शनिक जो है, दार्शनिक का ये काम है कि वो लैंगिक पहचान कर सके, लिंग की पहचान कर सके, ताकि वो उनके द्वारा जो है समाजशास्त्री के द्वारा इनको उजागर करके उनका समाधान किया सके। तो इस तरह हम लोग देखें कि लिंग में जो है दार्शनिक तथा समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण क्या है, इस टॉपिक पे हम लोग बात की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये, और ये लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग का पूछ सकता है। तो याद रखिएगा आप लोग कि लिंग में दार्शनिक तथा समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण क्या है, इस टॉपिक को हम लोग बात किए। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट जरूर करिएगा और सभी दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। फिर हम लोग नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।